अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो इलिमिनेट होता है थ्रू द स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में परफॉर्म होती है, एल्गी में परफॉर्म होती है और कुछ प्रोकैरियोट्स में परफॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स और ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं एज प्रोडक्ट्स। जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ प्लांट अपने एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्टोर होता है एज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है जो ग्रीन प्लांट्स की सेल्स में एज सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो भी पार्ट्स ग्रीन रहते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर उनमें ग्रीन ब्रांचेस रहेंगी तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, स्टेम ग्रीन रहेगा तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। तो ग्रीन कलर जो है प्लांट्स का क्लोरोफिल की मदद से आता है, जो क्लोरोफिल किन में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल का काम ही है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का क्रॉस सेक्शन देखें या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बना रहता है 2 मेम्ब्रेन से, जिनको हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद में फ्लूइड पोर्शन रहेगा, जैसे सेल में रहता है, जैसे साइटोप्लाज्म रहता है, तो वैसे ही आप ये समझिए कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसे फ्लूइड पोर्शन रहेगा, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिन्हें हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। थैलाकॉइड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होके ग्राना बनाते हैं। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो इन्हीं थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले शुरू होती है इन्हीं थैलाकॉइड से। अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो लीफ में जो सेल्स अरेंज होती है वो इस तरह से होती हैं। जैसे अगर ऊपर की तरफ से कहेंगे तो हम कहेंगे ये है आउटर एपिडर्मिस, जो नीचे की तरफ से रहेंगे तो इनर एपिडर्मिस, और बीच में जो सेल्स रहती हैं उन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स 2 किस्म की रहती हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स और पैलासाइड मीजोफिल सेल्स। यहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलासाइड पैरेन्काइमा, इन दोनों किस्म की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस रहता है उनमें प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है लीफ के और ऑक्सीजन लीफ से बाहर चला जाता है। तो यहां पे बात आती है जो वाटर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है वो कहां से आता है? वाटर आता है थ्रू द रूट्स, क्योंकि वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और थ्रू द जाइलम वो पहुंचा देते हैं लीव्स तक, जहां पे वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब आपके सहन में सवाल आया होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कैसे होते हैं? वो प्लांट्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही पिगमेंट प्लांट्स को ग्रीन बनाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें क्लोरोफिल्स पिगमेंट्स रहते हैं, कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, ज़ैंथोफिल्स रहते हैं। क्लोरोफिल्स भी 4-5 किस्म के हैं,
जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। और बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा से क्लोरोफिल रहता है जिसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो कलर रहता है मोस्टली जो प्लांट्स का वो ग्रीन रहता है। जो क्लोरोफिल होता है वो थैलाकॉइड्स में रहता है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट रहता है। जो भी थैलाकॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, उन्हीं में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। जिस तरह हीमोग्लोबिन में आयरन इन द सेंटर रहता है, उसी तरह से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंटर में होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट की एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट एनर्जी की सटल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है। ब्लू लाइट से रेड लाइट तक ये एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी कि 420 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर तक तो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ना उससे कम एब्जॉर्ब कर पाता है, ना उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट स्टेज कहते हैं और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट स्टेज का जो पहला स्टेप है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो रिलीज होता है एज बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और यूज होते हैं NADPH2 और ATP बनाने के लिए। ATP बनाने के लिए और NADPH बनाने के लिए दो पाथवेज हैं, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। दूसरा जो है वो है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज और डार्क रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स में होता है वो यूज होता है ग्लूकोज बनाने के लिए थ्रू द कैल्विन साइकिल। तो अब आपको समझ आया होगा कि लाइट रिएक्शन से हमें ऑक्सीजन हासिल होता है और डार्क रिएक्शन से हमें ग्लूकोज हासिल होता है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वाटर मॉलिक्यूल से आता है। और ग्लूकोज कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से आता है। तो चलिए थोड़ा इनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या कहाँ पे होती है? ये थैलाकॉइड्स में परफॉर्म होती है। जो थैलाकॉइड्स कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इन्हीं थैलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट पे मुनहसिर है। लाइट प्रेजेंट होगी तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी, यानी लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी। अगर लाइट एब्सेंस होगी तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे ही क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ही NADPH2 और ATP प्रोड्यूस होते हैं। NADPH2 को हम रिड्यूसड NADP भी कहते हैं। तो दोनों का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोनों फॉस्फोरिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि दो पिगमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, एक है P680 और दूसरा है P700। पिगमेंट सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स, जिसमें जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनका ग्रुप रहता है, यानी क्लोरोफिल ए यानी प्राइमरी पिगमेंट रहता है और एसेसरी पिगमेंट्स भी रहते हैं, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, सम xanthophylls एंड कैरोटिनॉइड्स, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म फोटोसिंथेसिस सिस्टम्स। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रहती है इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नॉन साइक्लिक रहता है, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स चैन में चले जाते हैं वो रिजनरेट नहीं होते वापस वहीं पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो नॉन साइक्लिक होगा। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आते हैं। ये मेन रिएक्शन है लाइट रिएक्शन की। और जो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसमें? NADPH2 और ATP बनाने के लिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों प्रोड्यूस होते हैं, NADPH2 और ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स
प्रोड्यूस होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, वो एंटर होते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 में यानी P680 में, और यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ATP जनरेट करने के लिए। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 में यानी P700 में, और यहाँ पे वो इस्तेमाल होते हैं NADPH2 यानी रिड्यूसड NADP बनाने के लिए। तो अगर हम अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो साइक्लिक यानी इसका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे चैन में एंटर होते हैं वहीं पे दोबारा से रिजनरेट हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इस्तेमाल होता है यानी P700। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बनती है यानी ATP का प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। तो साइक्लिक में NADPH2 एज वेल एज ATP प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे सिर्फ ATP ही प्रोड्यूस होता है। और जो दोनों ATP और NADPH2 इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अब हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बिना लाइट के काम करता है, इसमें लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। इसे हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में परफॉर्म होती है, यानी डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, और जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है थैलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो एंड प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के थे यानी NADPH2 और ATP, वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ पे एक अहम एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम रिबिस्को कहते हैं, यानी रिबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये अहम रोल अदा करता है बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रिबिलोस बाइफॉस्फेट। तो अब डायग्रामिकली भी आप देख सकते हैं जो केल्विन साइकिल है इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद रिबिलोस बाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ जो एंजाइम है रिबिस्को। तो ये बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड, एक बनाता है जो अनस्टेबल रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 कार्बन कंपाउंड से अब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट्स बनते हैं। यहाँ पे NADPH इस्तेमाल होता है और ATP का इस्तेमाल होता है। जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट्स होते हैं यानी वो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बने रहते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। तो इनसे ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं, वो भी 3 कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। तो इस स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, सम अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और लिपिड्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं, और इन ट्रायोस फॉस्फेट से फिर हमें रिजनरेट होता है रिबिलोस बाइफॉस्फेट। यहाँ पे इस स्टेप में भी एक ATP इस्तेमाल होता है। तो जो भी ATP हो या NADPH2 हो जो हमें साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन से हासिल हुए, वो यहाँ पे केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अब आपको समझ आया होगा कि लाइट रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन हासिल होता है और ATP और NADPH2 हासिल होता है, और डार्क रिएक्शन में हमें ग्लूकोज हासिल होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट ग्लूकोज है वो हमें अब हासिल हो चुका है। तो ये हमें डार्क रिएक्शन से हासिल हुआ, और ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट रिलीज हुआ वो लाइट रिएक्शन में हासिल हुआ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे लेक्चर में।